कल्पना कीजिए, आप किसी जहाज के निचले हिस्से में चूहों और दुर्गंध के बीच जागते हैं। आपके हाथ कल के शिकार के खून से सने हैं और नाश्ते में सड़ा हुआ कॉर्न्ड बीफ कीड़े और आधा मगरम है। यह उन 5000 से अधिक समुद्री लुटेरों का जीवन था जिन्होंने 1660 से 1730 तक कैरिबियन सागर को व्यापारी जहाजों का कब्रिस्तान और शांतिप्रिय नाविकों के लिए नरक बना दिया था। 70 वर्षों में उन्होंने आज के मानकों के अनुसार 1 अरब से अधिक सोने के सिक्कों के बराबर लूट का माल लूटा, हजारों जहाजों को डुबो दिया और आजादी और सोने के नाम पर हजारों लोगों को मार डाला। लेकिन काले झंडों और खजाने से भरे बक्सों के रोमांच के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जहां एक औसत समुद्री लुटेरे की उम्र केवल 28 वर्ष थी और मौत गोली, रस्सी या सड़न से होती थी। समुद्री डाकुओं के जहाज में शामिल होने के लिए केवल इच्छा ही काफी नहीं थी। नए रंगरूट को रक्त परीक्षण पास करना होता था जिससे वो दल को ये साबित कर सके कि वो बिना किसी झिझक या पछतावे के हत्या करने में सक्षम है। पहली बार पकड़े जाने पर नए रंगरूट को एक कटार दी जाती थी और उसे किसी एक कैदी को मार डालने का आदेश दिया जाता था। यदि वो इनकार करता या हिचकिचाता तो उसे उसी समय एक निकम्मे कायर के रूप में मार डाला जाता था। ब्लैकबीट के जहाज पर कील ड्रैगिंग का अभ्यास किया जाता था, जिसमें नए रंगरूट को रस्सियों से बांधकर जहाज के पतवार के नीचे घसीटा जाता था, जहां नुकीले बार्नेकल्स मांस को हड्डी तक काट देते थे और केवल 3 में से 1 ही जीवित बचता था। दीक्षा के बाद समुद्री डाकू अपने खून से कोड पर हस्ताक्षर करता था, अक्सर अपनी हथेली या उंगली काटकर, और उस क्षण सेवा हमेशा के लिए साझा अपराधों और अनिवार्य फांसी के बंधन में दल से बंध जाता था। 17वीं शताब्दी में समुद्री लुटेरों के जहाजों पर ऐसी बातें होती थी जिनकी कल्पना भी दुनिया में कहीं और नहीं की जा सकती थी। भागे हुए अफ्रीकी गुलामों को गोरों के बराबर अधिकार दिए गए थे और वे युद्ध में उनका नेतृत्व भी कर सकते थे। लगभग 30% चालक दल में बागानों के पूर्व गुलाम होते थे, जो गुलाम जहाजों पर कब्जा करने के दौरान समुद्री लुटेरों द्वारा भाग निकले थे या मुक्त करा लिए गए थे और उन्हें लूट का ठीक उतना ही हिस्सा मिलता था। ऐसे मामले भी थे जिनमें काले समुद्री लुटेरे पूरे बेड़े के कप्तान बन जाते थे और सैकड़ों गोरे नाविकों का नेतृत्व करते थे, जो उस समय की किसी भी सेना या नौसेना में बिल्कुल अनसुना था। हजारों पूर्व गुलामों के लिए समुद्री डकैती ही दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह बन गई थी जहां त्वचा का रंग मायने नहीं रखता था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी लड़ने, निशाना लगाने की क्षमता और युद्ध में अपनों के साथ विश्वासघात न करना। समुद्री लुटेरों का जहाज ही दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह थी जहां कप्तान का चुनाव मतदान द्वारा होता था और अगर दल को लगता कि कप्तान का प्रदर्शन ठीक नहीं है तो कोई आम नाविक भी उसे हटा सकता था। कप्तान को पूर्ण शक्ति केवल युद्ध के समय ही प्राप्त होती थी, जब हर पल मायने रखता था, अन्यथा मार्ग से लेकर लक्ष्य तक हर निर्णय पूरे दल के आम मतदान द्वारा लिया जाता था। जहाज पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति क्वार्टर मास्टर होता था। वो लूट के माल का उचित बंटवारा सुनिश्चित करता था, चोरों को दंडित करता था और यहाँ तक कि नियमों का उल्लंघन करने या दल को धोखा देने पर कप्तान को कोड़े मारने का आदेश भी दे सकता था। इस प्रणाली ने निरंकुश राजशाही के युग में समुद्री लुटेरों को पृथ्वी पर सबसे लोकतांत्रिक संगठन बना दिया। यहाँ एक पूर्व गुलाम या भागे हुए किसान के वोट का उतना ही महत्व था जितना कि एक पूर्व अधिकारी के वोट का। हर समुद्री डाकू जहाज अपने खून से लिखे लिखित नियमों का पालन करता था और किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मौत की सजा दी जाती थी, जो अक्सर धीमी और दर्दनाक होती थी। नियमों में साथियों से चोरी, जहाज पर लड़ाई, युद्ध में कायरता और दल बदल पर सख्त पाबंदी थी और प्रत्येक चालक दल के सदस्य के लूट के माल और चोटों के मुआवजे के हिस्से का विवरण दिया गया था। गद्दार जो पैसे लेकर भागने की कोशिश करते थे या अधिकारियों को अपने दल के बारे में बता देते थे, उन्हें एक छोटे से निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया जाता था जहां उन्हें आत्महत्या के लिए केवल एक पिस्तौल और एक गोली दी जाती थी। युद्ध के दौरान छिपने वाले कायरों को मस्तूल से बांध दिया जाता था और प्रत्येक चालक दल के सदस्य को गांठदार कोड़े से 9 कोड़े मारे जाते थे, जिससे उनकी पीठ पर केवल खून से लथपथ चमड़ी के टुकड़े रह जाते थे। समुद्री लुटेरों का मुख्य निशाना उपनिवेशों से सोने और चांदी से लदे स्पेनिश गैलियन जहाज होते थे। एक जहाज में 1 लाख सोने के सिक्कों के बराबर खजाना हो सकता था, जो एक आम नाविक की तनख्वाह से 200 गुना ज्यादा होता था। लुटेरे हफ्तों तक सुनसान खाड़ियों में घात लगाकर बैठे रहते थे और तेज गति वाले छोटे जहाजों को व्यापार मार्गों की रेकी करने के लिए भेजते थे ताकि सबसे अमीर और सबसे कमजोर शिकार को खोज सकें। वे आमतौर पर भोर में, कोहरे में या तूफान के दौरान हमला करते थे जब दृश्यता कम होती थी। वे अपने हल्के जहाजों की गति का इस्तेमाल भारी भरकम गैलियन जहाजों के खिलाफ करते थे। किसी खास कीमती माल को पकड़ने के बाद जहाज के चालक दल इतने अमीर हो जाते थे कि उनमें से प्रत्येक को कई हजार सोने के सिक्के मिलते थे, जो 10 साल तक आराम से जीवन बिताने के लिए काफी होते थे। समुद्री लुटेरे तुरंत खोपड़ी और हड्डियों वाले प्रसिद्ध काले झंडे को नहीं फहराते थे।
वे पहले किसी मित्र देश के नकली झंडे के नीचे यात्रा करते थे और खुद को शांतिपूर्ण व्यापारी या युद्धपोत होने का दिखावा करते थे। जब दूरी 200 मीटर के करीब आ जाती थी तो अचानक काला झंडा फहरा दिया जाता था। ये शिकार के लिए बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण करने और जीवित रहने का आखिरी मौका होता था। यदि किसी व्यापारी जहाज का कप्तान विरोध करने या भागने का प्रयास करता तो समुद्री लुटेरे लाल झंडा फहरा देते थे, जिसका अर्थ एक ही होता था, किसी पर दया नहीं दिखाई जाएगी, प्रतिरोध की परवाह किए बिना पकड़े जाने पर सभी को मार डाला जाएगा। अधिकांश व्यापारी कप्तान काला झंडा देखते ही तुरंत आत्मसमर्पण करना पसंद करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रतिरोध का मतलब है कि उन्हें धीरे धीरे यातना दी जाएगी और उनके चालक दल के प्रत्येक सदस्य को मार डाला जाएगा। खुले डेक पर बेहद करीब से गोलियों की बौछार के साथ ही जहाज पर चढ़ाई शुरू हुई। सैकड़ों धातु की गोलियों ने पल भर में लोगों को खून से लथपथ कर दिया, उनके हाथ पैर और सिर धड़ से अलग कर दिए। फिर समुद्री लुटेरों ने हुक फेंके जहाजों को पास खींचा और तलवारों, कुल्हाड़ियों और भरी हुई पिस्तौलों के साथ दुश्मन के डेक पर कूद पड़े और जो भी खड़ा रह सका उसे कुचल डाला। ये लड़ाई 5 से 15 मिनट तक चली, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ, जिसके बाद अधिकारियों ने छिपे हुए धन और कीमती सामान के बारे में कबूलनामा निकलवाने के लिए उन्हें यातनाएं देना शुरू कर दिया। कैदियों को उनकी बाहों से लटका दिया गया, उनके पैरों को गर्म लोहे से धीरे धीरे जलाया गया, उनके पैर की उंगलियों को हथौड़ों से कुचला गया, उनके शरीर को पतली बुनाई की सुइयों से तब तक छेदा गया जब तक कि वे दुर्भाग्यशाली लोग छिपे हुए सोने के बारे में चीखने न लगे। एनी बोनी और मैरी रीड ने इस धारणा को चकनाचूर कर दिया कि समुद्री डकैती केवल पुरुषों का काम है। वे सबसे क्रूर हत्यारों के साथ लड़ती थीं और बिना किसी झिझक के हत्या करती थीं। मैरी रीड ने कई वर्षों तक पुरुष का वेश धारण किया, जब तक कि एक द्वंद्व युद्ध में अपने प्रेमी की रक्षा करते हुए उन्होंने अपनी पहचान उजागर नहीं कर दी। उस द्वंद्व युद्ध में उन्होंने तलवार के एक ही वार से हमलावर का हाथ काट दिया और दूसरे वार से उसके दिल में छेद कर दिया। एनी बोनी को कैप्टन जैक रैकहम से प्रेम हो गया और वो उनके साथ समुद्र में भाग गईं, जहां वे अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने स्वयं 20 से अधिक पुरुषों को तलवारों से काटकर मार डाला और कैदियों के लिए और भी कठोर यातनाओं की मांग की। जब उनका जहाज अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया तो लगभग सभी समुद्री डाकू नशे में धुत होकर डेक के नीचे छिप गए। केवल एनी और मैरी ही अंत तक लड़ती रहीं और अपनी फांसी से पहले एनी ने रैकहम पर चिल्लाते हुए कहा कि वो कायरता से मर रहा है। किसी जहाज पर कब्जा करने के बाद लूट के माल का बंटवारा अत्यंत सख्त नियमों के अनुसार शुरू होता था। कप्तान को आम समुद्री लुटेरे के एक हिस्से के मुकाबले केवल 2 हिस्से मिलते थे, कि उससे कई गुना अधिक। दल के मुखिया ने सभी कीमती सामानों की सूची चालक दल के सामने बनाई और उन्हें बराबर बराबर बांट दिया। बढ़ई सर्जन और तोपची को उनके विशेष कौशल के लिए 1.5 हिस्सा मिलता था। घायलों को लूट के माल में से मुआवजा दिया जाता था। युद्ध में खोई हुई दाहिनी भुजा के लिए 800 सिक्के, बाईं भुजा के लिए 600, टांग के लिए 600 और आंख के लिए 100 सिक्के। बंटवारे से पहले एक भी सिक्का चुराने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के मौके पर ही सिर में गोली मार दी जाती थी, क्योंकि समुद्री लुटेरों की दुनिया में अपनों से चोरी करना घोर पाप माना जाता था। उनका मुख्य भोजन नमकीन गोमांस था, गोमांस के टुकड़े जिन्हें बैरल में नमक लगाकर रखा जाता था। 1 महीने तक समुद्र में रहने के बाद वे इतने सड़ जाते थे कि उनमें सफेद कीड़े भर आते थे और पूरे जहाज में सड़न की दुर्गंध फैल जाती थी। बिस्कुट इतने सख्त हो जाते थे कि उन्हें चबाना असंभव हो जाता था, इसलिए समुद्री डाकू उन्हें रम या समुद्री पानी में भिगोकर खाते थे। पहले उनमें रहने वाले वसायुक्त भृंग के लार्वा को निकालकर खाते थे। रम उनके लिए शौक नहीं बल्कि एक अत्यावश्यक आवश्यकता थी। ताज़ा पानी 10 दिनों में ही खराब हो जाता था और केवल अल्कोहल ही बैक्टीरिया को मारकर उसे कुछ हद तक पीने योग्य बनाता था। प्रत्येक समुद्री डाकू प्रतिदिन आधा लीटर रम पीता था। 30 वर्ष की आयु तक उनमें से अधिकांश स्कर्वी रोग से अपने सारे दांत खो चुके थे, जोड़ों के दर्द के कारण चलने में असमर्थ थे और पेचिश से मर जाते थे। समुद्री डाकुओं का सर्जन आमतौर पर एक बढ़ई या रसोइया होता था, जिसने कभी मेडिकल स्कूल नहीं देखा होता था, लेकिन वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो तोप के गोले से चकनाचूर हुए अंग को आरी से काट सकता था। यह अंग विच्छेदन युद्ध के दौरान सीधे डेक पर बिना किसी बेहोशी के किया जाता था। घायल व्यक्ति के मुंह में चमड़ी का एक टुकड़ा ठूस दिया जाता था, घाव पर रम डाली जाती थी और 2 मिनट में एक साधारण आरी से हाथ या पैर काट दिया जाता था। कटे हुए हिस्से को लाल गर्म लोहे से दागा जाता था या रक्त वाहिकाओं को सील करने के लिए उबलते तारकोल से भिगोया जाता था। ऐसे 10 ऑपरेशनों में से 7 सदमे या संक्रमण से कुछ ही दिनों में मर गए। पेट या छाती में छेद वाले घायलों का तो कोई इलाज ही नहीं था। उन्हें बेहोश होने तक रम और अफीम दी जाती थी और वे घंटों या दिनों के भीतर असहनीय दर्द से मर जाते थे। पोर्ट रॉयल जमैका दुनिया का सबसे दुष्ट शहर माना जाता था।
यहाँ समुद्री लुटेरे एक हफ्ते में रमजुआ और मनोरंजन पर साल भर की लूट उड़ा देते थे। शहर में आम कानून नहीं चलते थे। किसी का अपमान करने पर आप उसे सड़क पर चाकू मार सकते थे और अधिकारी दखल नहीं देते थे, क्योंकि पूरा शहर समुद्री लुटेरों के पैसों पर ही चलता था। टोर्टुगा समुद्री लुटेरों का दूसरा मुख्य ठिकाना बन गया, जहां वे जहाजों की मरम्मत करवाते थे और भागे हुए कैदियों, गोड़ों और हताश साहसी लोगों से दल भर्ती करते थे। एक आम समुद्री लुटेरा अपनी लूट का पूरा हिस्सा 3-4 हफ्तों में अय्याशी में उड़ा देता था और फिर खाली हाथ समुद्र में लौट जाता था, क्योंकि भविष्य के लिए बचत करना व्यर्थ था। मौत बहुत जल्दी आ जाती थी। ब्लैकबीयर्ड अपनी विशाल दाढ़ी में धीमी गति से जलने वाली बत्तियां लगाता था, ताकि युद्ध के दौरान धुएं के बादलों में एक दानव जैसा दिखे। 2 वर्षों में उसने 42 जहाजों पर कब्जा किया और स्वयं 100 से अधिक लोगों को मार डाला। हेनरी मॉर्गन ने पनामा सहित सबसे बड़े स्पेनिश कैरिबियाई शहरों को लूटा। 10 मिलियन से अधिक सिक्कों का माल जब्त किया और बाद में गवर्नर बना और राजा से नाइटहुड प्राप्त किया। बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स ने 3 वर्षों में रिकॉर्ड 407 जहाजों पर कब्जा किया। वो शराब से परहेज करता था और चाय पसंद करता था, लेकिन अगर कैदी कीमती सामान का पता बताने से इनकार करते थे तो वो सैकड़ों कैदियों को डुबो देता था। कैप्टन किड ने ब्रिटिश राजशाही द्वारा नियुक्त एक समुद्री डाकू शिकारी के रूप में शुरुआत की, लेकिन वो खुद एक समुद्री डाकू बन गया। लंदन में उसके फांसी के दृश्य को देखने के लिए 20,000 दर्शक उत्सुकता से जमा हुए थे। 1720 तक यूरोपीय शक्तियों ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी थी और नौसैनिक टुकड़ियों को बिना किसी मुकदमे के मौके पर ही डाकुओं को खत्म करने के आदेश के साथ भेजा था। पकड़े गए सैकड़ों समुद्री लुटेरों को प्रमुख बंदरगाहों पर फांसी दे दी गई। उनके शवों को महीनों तक लोहे के पिंजरों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, ताकि समुद्र और आसान धन के बारे में सोचने वालों को चेतावनी मिल सके। ब्लैकबीयर्ड युद्ध में मारा गया। उसे 25 तलवारों के घाव और 5 गोलियां लगी थीं। उसका कटा हुआ सिर एक जहाज के धनुषाकार भाग से लटका दिया गया और एक ट्रॉफी के रूप में बंदरगाहों में घुमाया गया। 1730 तक समुद्री डकैती का स्वर्ण युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अंतिम गिरोहों को पकड़ा गया और फांसी दे दी गई और कैरेबियाई सागर 70 वर्षों में पहली बार व्यापार के लिए सुरक्षित हो गया। समुद्री लुटेरों ने एक अनपेक्षित विरासत छोड़ी। नौसेना प्रशासन के लिए उनके लोकतांत्रिक नियमों ने बाद में समानता के क्रांतिकारी विचारों को प्रभावित किया, जो अमेरिकी और फ्रांसीसी संविधानों की नींव बने। कई समुद्री परंपराओं की उत्पत्ति समुद्री लुटेरों की दुनिया से हुई, जिनमें नाविकों के बीमा और चोटों के लिए मुआवजे की व्यवस्था शामिल है, जो पहली बार 17वीं शताब्दी के समुद्री लुटेरों के नियमों में दिखाई दी। कैरिबियन में आज भी समुद्री लुटेरों के खजाने की खोज जारी है। अधिकांश किंवदंतियां काल्पनिक साबित हुई है, लेकिन 20वीं शताब्दी में कई वास्तविक खजाने मिले, जिनकी कुल कीमत लाखों डॉलर थी। समुद्री लुटेरों का इतिहास उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन की कीमत पर स्वतंत्रता को चुना, गुलामी और राजशाही के युग में समतावादी कानूनों के साथ अपनी दुनिया बनाई और इसके लिए खून बहाया। अगर आपको ये रोचक लगा तो नए एपिसोड से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें। हम संक्षिप्त और सटीक जानकारी देते हैं।